जय हिंद। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। पैरा कमांडो श्यामराज रिटायर्ड उन वीर सैनिकों में से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी निर्दयता पूर्वक अपनी मातृभूमि के नाम निछावर कर दी। अपने कार्य के दौरान अपने वीरता के कारण इन्हें कई ऑपरेशंस में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला, जैसे कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन पराक्रम। पर दुर्भाग्यवश ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बड़े हादसे के वजह से इनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। 2002 से आज तक तकरीबन 19 साल से ये अपनी जिंदगी व्हील चेयर में बिता रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमें अर्थात भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल धनकवरी को यह सौभाग्य मिला कि हम इनकी वीरता की कहानी इनकी जुबानी सुने। सर, आप प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए। जय हिंद। मैं हूँ कमांडो श्यामराज, रिटायर्ड, पैरा स्पेशल फोर्स, इंडियन आर्मी। मेरा जन्म केरल के एक छोटा सा गांव कासरगोड में हुआ था। गॉड्स ओन कंट्री, यस। वहाँ पर 14 जो वैलेंटाइंस डे है 14 फरवरी 1979। मेरा पढ़ाई सब कुछ उसी गांव में हुआ था। एडमीर गांव के नाम है। मेरे एक सिस्टर भी है, छोटी है, विद्या सरस्वती। हम दोनों पढ़ाई करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा, अच्छी से पढ़ाई किए थे, पढ़ा लिख के काफ़ी प्राइजेस वगैरह जीते थे। स्कूल के लिए पहली बार कला प्रतिभा मैं लेके आया था और मेरा सिस्टर कला तिलका। +2 के बाद आर्मी में ज्वाइन किया था, पैराशूट रेजिमेंट में बेंगलोर। वहाँ पे ट्रेनिंग सब होने के बाद कमांडो ट्रेनिंग के लिए मुझे 21 पैरा स्पेशल फोर्स भेजा गया और 21 पैरा में 3 महीने का ट्रेनिंग के बाद रेड डेविल बन के पैरा कमांडो बन के सर्व कर रहा था। काफ़ी सारे ऑफ विजय, ऑफ राइनो, ऑफ रक्षक, उसके साथ साथ ऑफ पराक्रम में भी हिस्सा लिया था। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर मेरा एक बड़ा हादसा हुआ और 19 साल से मैं अभी व्हील चेयर में हूँ। 2006 में इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट लिया 23 मार्च को और 2007 में जनवरी को मेरा शादी हुई शिवप्रिया से, मिसेस शिवप्रिया। वो भी इंडियन आर्मी में ही सर्व करती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। अब मेजर शिवप्रिया से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाली है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एसोसिएट प्रोफेसर बन के इंडियन आर्मी में सर्व कर रही है। 2009 में मेरा बेटी हुई सानवी राज, अब वो 7th स्टैंडर्ड में जा रही है। अब मैं कुशल पुणे में पापा मम्मी वाइफ बेटी के साथ आराम का जिंदगी जी रहा हूँ। थैंक यू। Jai Hind sir, my name is Abhishek. It's an honor to meet you. I would like to ask you, in army, in which unit you were in, and what role did your unit play in Operation Parakram? मैं हूँ स्पेशल फोर्स 21 पैरा स्पेशल फोर्स का हूँ। इंडियन आर्मी में रेड डेविल्स के हैं या डेयर डेविल्स के नाम है हमारे लिए। उस आर्मी का हूँ मैं, पैराशूट रेजिमेंट से आया हूँ। हर एक यूनिट को, जैसे स्कूल है, आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आप एक स्कूल को ले लीजिए, उनका अलग अलग ब्रांचेस होता है, वैसे ही एक रेजिमेंट का अलग अलग ब्रांचेस, वैसे ही आर्मड फोर्सेस में अलग अलग रेजिमेंट्स भी हैं। तो हर एक रेजिमेंट्स को अलग अलग टास्क दिया जाता है। स्पेशल फोर्स वाले हैं तो फ्रंट लाइन में जाते हैं और ऑपरेशंस वहाँ पर क्या है ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऑपरेशन पराक्रम, इसके बारे में आपको थोड़ा डीप में बताना पड़ेगा मुझे। पाकिस्तानी लोग कभी बात नहीं मानते हैं। 1965, 71, उसके बाद रिसेंटली जो कारगिल 99, हर वार में मुक्का खाया है उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्होंने ही की थी। उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम, उसके बारे में मुझे डीप थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि किसी को पता नहीं होगा ऑपरेशन पराक्रम। 2001 से लेके 2002 तक
जो एक बहुत ही भयंकर वो लड़ाई है, उसको कहते हैं ऑपरेशन पराक्रम। अच्छा। ये क्यों हुआ? जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था 2001 13 दिसंबर को, क्योंकि जब तक हमें वो दर्द पता नहीं चलता है तब तक वो दर्द पता नहीं चलता है। भारतीय जो फौजी है वो मार्टेड होते रहते हैं वहाँ पर बॉर्डर में, किसी को कोई गरमाइट नहीं है, सब अपना मैकडोनल्ड में बैठ के खाते रहते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तब वो जो गर्मी सबको लगा। तो अटैक हुआ 13 को, 14 को उस टाइम पर वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, क्योंकि हमें कुछ हो गया तो छोड़ते नहीं है। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, आर्मी को डिप्लॉय होना शुरू हुआ। अराउंड 5 लाख इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में। ये कहाँ से है? कश्मीर से लेके पंजाब के जो बॉर्डर एरिया में, जो पाकिस्तान का ये बॉर्डर एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर पूरे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। तो जब सामने वाला जब हरकत करेगा तो वो लोग भी करेंगे। वो लोग भी अपना फौजी को भेज दिया, करीब 3 लाख लोगों को पूरे सामने आगे। बैलिस्टिक मिसाइल तक 65, 71, 99 में कभी परमाणु बॉम्ब नहीं निकाला। तो ये लड़ाई इतना भयंकर होना था, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, ये झगड़ा कभी अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी नुकसान दोनों जगह से होगा, उस घर से भी होगा, इस घर से भी होगा। और न्यूक्लियर वॉर है तो सुना होगा आपने हिरोशिमा नागासाकी, तब डाला हुआ। अभी भी बच्चे जब पैदा होते हैं वो कुछ ना कुछ तो डिसेबिलिटी लेके अभी भी, तो परमाणु उतना खतरनाक है, वो सुनता नहीं है वो किसी का। तो वो यदि हो गया तो पूरे यूनाइटेड नेशंस हर जगह से सब डरने लगे कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ होगा, मुश्किल हो जाएगा थर्ड वॉर की सिचुएशन। तो इतना सब कुछ होने लगा तो मुशर्रफ थे वहाँ पर, यस, उनको भी अब हम, क्योंकि 99 होके 2 साल ही हुआ है, अब वापस हमें खाना पड़ेगा मुक्का। तो उसने क्या, हमारा इंडियन जो आर्मी ने एक डेट फिक्स किया था, द डे, ये है 14 जनवरी को, उस दिन करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, लॉन्च पैड्स को हमें बर्बाद करना पड़ेगा। लॉन्च पैड्स मतलब बॉर्डर में जो पीओ के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलिटेंट्स को क्या करते हैं ये लोग, पाकिस्तान में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग दे के, क्योंकि ये जो अटैक हुआ था लश्कर-ई तोयबा और जैश-ई-मोहम्मद का, इन दोनों ने किया था, वो पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, क्लियर कट है वो। तो वो वहाँ से ट्रेनिंग करके लॉन्चिंग पैड पे वहाँ पर रेडी करके रखते हैं। जैसे वो PSL में ये सब उड़ान के लिए तैयार होता है ना, वैसे मिलिटेंट्स को जैसे कुछ हो गया, कुछ 10 बंदे को भेज दिया, कुछ हो गया, कुछ बंदों को भेज दिया। इसलिए सबसे पहले हमें लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए उस एरिया में बॉर्डर में काफ़ी हमने शक्ति दिखाया। शुरू हुआ शेलिंग, बहुत कुछ शेलिंग इधर उधर से शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद गर्मा गर्मी जब ज़्यादा हुआ तब मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, जनरल मुशर्रफ 12 जनवरी को उन्होंने एक न्यूज़, जो उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया भारत के कुछ डिमांड्स हम लोग पूरा कर रहे हैं, मतलब कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप को हमने बैन करने के लिए बोला है, और कुछ कुछ अलग अलग डिमांड्स था। तो वो उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनको पता चल गया अभी झगड़ा होगा, क्योंकि फिनेंशियली इंडियन अच्छा, इकोनॉमिकली सब कुछ अच्छा जगह पे था। उस टाइम पर थे डिफेंस मिनिस्टर अपना जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और फाइनेंशियल मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा। कंडीशन अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था वार होने से, क्योंकि वार होने से पहले हम पहले तंदुरुस्त होना चाहिए ना, हर तरीके से हम बिल्कुल फिट थे। पाकिस्तान बर्बाद होना था उस टाइम पर। तो उन्होंने 12 को प्रेस रिलीज़ किया, हम भारत की बात मान रहे, वो है ये है। मामला धीरे धीरे ठंडा होने लगा, बट भारत ने छोड़ा नहीं वहाँ से, क्योंकि फौजी का जो फौज है या फौजी, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। पाकिस्तान वाले पता है वो आज नहीं तो कल वापस आने वाले हैं, तो हम लोग पीछे नहीं आए, उधर ही वेट करते रहे। सेम जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ। 14 मई को जम्मू में एक आर्मी कैंप है, उस कैंप में 3 सुइसाइड बॉम्बर्स, वो लोग आगे उड़ा दिया उनको, और
वो तो जा रहे हैं, लेकिन लोग घायल लोग वो फौजी को निशाना नहीं बनाया, हमारे बीवी बच्चों को निशाना बनाया। क्योंकि हमें कुछ किया तो हम जवाब देते हैं, उससे भी जवाब वहाँ से मिलेगा, लेकिन वो बेचारे लोग वो फैमिली कैंप में थे, उधर जाके सुइसाइडल अटैक किया और करीब 34 जो बच्चे बूढ़े बीवियाँ सब उधर मैटेड हो गए। तब वाजपेयी जी का तो डायलॉग आपने सुना होगा, नेक्स्ट डे 15 को ही पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिया सीधा, हम नहीं छोड़ेंगे करके वो जो डायलॉग है ना, जवाब हम देंगे। शुरू किया एक्शन, पूरे जितना डिप्लॉयमेंट जहाँ जहाँ थे पोस्ट हम लोग ऑलरेडी संभाले थे, शेलिंग शुरू इधर उधर ठपा ठपा। उस टाइम पर क्या होता है, जो बॉर्डर एरिया में सिविलियंस रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान देना पड़ता है, उनको सब जितना हो सके हमने बचाते रहे। पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करते हैं, फौजी को नहीं, क्योंकि उनको पता है मार कहाँ ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग पीस कंट्री वाले हैं। और अटैक करने के लिए काफ़ी सोचा, जहाँ जहाँ जो टाइगर स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स का है उसमें मिराज दे दिया सिग्नल, लॉन्च पैड थे मचिल सेक्टर में, उड़ा दिया वहाँ पर पूरे, करीब उनका 28 से लेके 30 सोल्जर, ये पेपर में ऑन ग्राउंड में। बाकी वहाँ पर कितना मरा वो कुछ काउंट में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कभी अपना काउंट्स नहीं बताते, ना चाइना भी, क्योंकि उनको अपना सोल्जर्स का इतना ये नहीं पड़ता है। हम लोग सोल्जर जो मैटेड बॉडी को भी लेके हम इसको सही तरीके से हम उसको अंतिम कर देते हैं, बट उनको वो नहीं पड़ा है। तो काफ़ी डिस्ट्रॉय होने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और हमारा भी काफ़ी कैजुअलिटी हुआ, लेकिन उनके नंबर बहुत ज़्यादा है, हाई रहता है। बस ये 2002 आखिरी अक्टूबर तक चला, ये 1 साल तक। 2003 में सीज फायर ले लिया दोनों, क्योंकि लड़ाई किसी को भी अच्छा नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, अच्छा कभी नहीं होता है। वो भी सोल्जर होगा, हम भी सोल्जर है, बट इसलिए ये जो 1 साल का जो लड़ाई है पार्लियामेंट में अटैक होने के बाद उसको ऑपरेशन पराक्रम कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। सॉरी मैंने थोड़ा लंबा, क्योंकि ये समझाना जरूरी था ऑपरेशन पराक्रम क्या है। जय हिंद। So I would like to ask you, how was the scenario during the war situation? मतलब obviously वो pressure तो रहता ही है ना हर एक किसी को। बिल्कुल उसके बारे में आपको एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जितना जितना नज़दीक आ रहा है आपका कैसा रहता है फीलिंग? टेंस। उठना बैठना नींद सब हराम हो जाता है, वैसे ही एक वॉर सिचुएशन। खून रहता है, गर्म खून है, तो लड़ने के लिए हम लोग ऐसे उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आज तो मुक्का देना है। क्योंकि वार कब होता है, कहीं भी कुछ नुकसान करने के बाद, तो वो जो घाव सूखता नहीं है, वो घाव अंदर ही रहता है। उस घाव को सुखाने के लिए वो जो मेडिसिन क्या है, सामने वाले के गर्दन। इसलिए हम ऐसे बेचैन रहते हैं, जैसे वो ज़्यादा पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स को कब एग्ज़ाम होगा, कैसे मैं जल्दी जल्दी पूरे लिखूँ, जल्दी लिखते रहते हैं, वैसे ही है वो सिचुएशन। और वार शुरू होने के बाद फिर खाना पीना नींद, फिर उसके बारे में सोचना नहीं, कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए उस सोल्जर को बनाने के लिए इंडियन आर्मी 1-1 साल या 4-4, 5-5 साल लेता है, एक सिविलियन को, एक बच्चे को इंडियन आर्मी सोल्जर बनाने के लिए, क्योंकि वो उस हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम होना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जब हम लोग ऑपरेशंस के लिए 72 आवर्स जब एम्बुश के लिए जाते हैं, वो 72 आवर्स हम ऐसे ही बैठते हैं जैसे मिलिटेंट बैठता है। जो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को चोर बनना पड़ता है, वैसे ही मिलिटेंट को हमें पकड़ना है तो मिलिटेंट जैसा ही सोचना है। तो हम लोग पानी कम लेके जाते हैं, खाना तो बिल्कुल कम, ज़्यादा लेके जाते हैं एम्युनिशंस, क्योंकि ज़िंदगी जान बचाने वाला वही है। बर्फ़ भी, जब पानी नहीं है तो बर्फ़ भी लेके, बर्फ़ हर चीज़ के लिए, साफ़ करने के लिए भी वही है, पीने के लिए भी वही है। ये सिचुएशन है वहाँ पर। खाने के लिए लेके जाते हैं हम लोग जो कस्ता पूरी कहते हैं, जो पूरी थोड़ा सा मिर्ची नमक सब डाल के बनाते हैं, उसको टवेल में लपेट के लेके जाते हैं हम, क्योंकि प्लास्टिक और में लेके जाएंगे, टिफ़िन में लेके जाएंगे, आवाज़ आता है, टवेल में लपेट के।
वो बर्फ़ में उधर पहुँचते पहुँचते या कड़क हो जाएगा, वो एकदम अलग ही टेस्ट नहीं बनता है, बट जिंदा रहना है ना, इसलिए। और सिचुएशन में वहाँ से जब सामने वाले का, जैसे साथ में हम बैठने के टाइम पर मैंने देखा है, मैं उसका जो मेरे सामने अपने यूनिट के मेजर भंडार सर मार्केट हुए थे, सामने से देखा है वो नौशेरा नाल के पास, उनका हेडशॉट हुआ था कि इतना पार्ट उड़ गया था। तो उसमें एक पैराट्रूपर घनश्याम गांधी पूरे उनको काफ़ी इंजरी हुआ था। तो ये उस सिचुएशन में उसको कुछ हो गया बोल के रोते रह नहीं सकते, फिर हमें भी मैटर होना पड़ेगा। तो सिचुएशन हैंडल करना है, उसको कहते हैं कमांडो। जब हम ऑपरेशंस के लिए जाते हैं कोई पहाड़ी, अनजान पहाड़ी, सिर्फ मैप में देख के जाते हैं, तो उधर जब रात को पहुंचते हैं, रास्ता कुछ नहीं है, ना टॉर्च पकड़ के नहीं जा सकते हैं, या नोगा साइड से या ऐसे ही जो गाइड जाता है, ये सब कमांडो स्किल है। वो जाके जब हम एक जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पर अम्बुश हम बैठेंगे या फिर हमें काउंटर अम्बुश होता है, हमारे काबिलियत तब दिखाई देता है वहाँ पर। वो दिन, ऐसे कई दिन है, वो एक दिन नहीं। कमांडो में तो हर एक दिन स्पेशल होता है वो, बस यही। जय हिंद। Jai Hind. Sir, my name is Sejal Mendere. We all say, look, that's a commando, but how much preparation is needed to be a commando? मुझे देख के आपको लगता नहीं है कमांडो? Yes, sir. देखिए, ये है प्रिपरेशन के लिए, ये जो चीज़ के लिए हमें बनाया जाता है। नॉर्मल एक जो इंडियन आर्मी सोल्जर, उनका जो ट्रेनिंग रहता है, ओवर रैंक वाले को 1 साल, ऑफिसर्स का जो NDA OTA ये सब का अलग अलग ड्यूरेशंस है। ट्रेनिंग सेंटर में ये ट्रेनिंग दिया जाता है, ऑपरेशन ग्राउंड में अलग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग हमें पता है, हमारे हाथ में जो वेपन है, ये डेमो जो वेपन रहता है, उसमें गोली नहीं रहता है, सिर्फ ट्रेनिंग रेंज में जो लॉन्ग रेंज में हमें वो वेपन दिया जाता है, अच्छा वाला, जो सही वाला। तो ट्रेनिंग वो सब करके एक सिविलियन को मोल्ड करके, वो होता है ना, एक शिल्पी के हाथ में पत्थर मिल गया तो वो ठोक ठोक के उसको एक आकार देता है। सेम लाइक एक सिविलियन को, मतलब एक बच्चे को जब लेके इंडियन आर्मी में जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसको वो जो रूल को सुनने के लिए ये सब करके उसको एक आर्मी सोल्जर बना के कसम खिलाते हैं, उसके बाद उसको अपना अपना यूनिट में भेजते हैं। कमांडो में क्या, ये कमांडो हर स्किल सीख के आता है। सिग्नल मैन भी हो सकता है, स्नाइपर भी ले सकता है, वो वेपन रॉकेट लॉन्चर भी उड़ा सकता है, MMG भी ले सकता है। कुछ हो गया तो नर्सिंग असिस्टेंट काम, क्योंकि हम मॉर्फिन ये सब लेके ही जाते हैं, तो वो भी हम खुद सिलाई कर सकते हैं। और तुरंत हमें कुछ डेमोलिशन का कुछ आइटम मिल गया, उसी टाइम पर एक IED बना सकते हैं, इसके अंदर भी एक IED बना के दे सकते हैं तुरंत। वो सब कैपेबल करने के बाद वो कमांडो बनता है। 3 महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैरून कैप, साइड में स्पेशल फोर्स बैच, बलिदान, इतना जब मिलता है तब वो कमांडो होता है। Thank you, sir. Jai Hind, sir. Sir, as you already told us about the story of Parakram, I just wanted to ask you that how was your life after that incident, after that mission? सामने हूँ, 19 साल से व्हील चेयर में है। ये मेरा आफ्टर इफेक्ट, जो अर्थक्वेक आने के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है ना, ये है। फौजी कह के जीना है ना, वो कुछ अलग ही मजा है। वो जो फ्लैशबैक हम लोग लेके जब जीते हैं, वो अलग ही मजा है उसका। स्टार्टिंग में काफ़ी, मतलब कैसे मैं जाऊँ व्हील चेयर लेके, कैसे मैं दूसरे को फेस करूँ, क्योंकि सब दुनिया ऐसे देखते थे उस टाइम पर। 2002 में व्हील चेयर में पहले बार बैठा था 7 मंथ्स के बाद, क्योंकि काफ़ी मेरा कंडीशन काफ़ी वर्स था। वो DI लिस्ट में था, 7 मंथ डेंजरस की लिस्ट में। तो उसके बाद जब व्हील चेयर में बैठा तो दुनिया बाहर निकलते सब देखने लगे ऐसे, तो अजीब सा वो एक फीलिंग होता था, क्योंकि वो एक दिव्यांग से ही पूछने से पता चलेगा वो फीलिंग क्या है, वो दर्द, वो पेन। क्योंकि हमारा कुछ अंग काम नहीं करता है, तो दुनिया उसमें ज़्यादा फोकस करके जब देखते हैं ना, तो कुछ
एक और फीलिंग। वो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज था, बस वो धीरे 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 ख़त्म हुआ। शॉपिंग मॉल जाने लगा, अलग अलग विजिट, अलग अलग कोई भी फंक्शन है निकलता था, चलो देखते हैं। अब आराम से हूँ बिल्कुल। वो जो फ्लैशबैक ही रह गया, उसमें अच्छा पल लेता हूँ, मन में हंसता हूँ पागल जैसा, कभी कभी पागल जैसा रोता भी हूँ, क्योंकि वो यादें वैसा ही है, बट खुशी से हूँ। Jai Hind, sir. Jai. My name is Nehal Balakrishna Kirpure. I'm a physics teacher. Sir, can you share a couple of your most memorable experiences? मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस मेरा सबसे पहले होगा मेरा जन्म। जब हम बर्थ होते हैं ना, वो सबसे पहले, लेकिन हमें इतना पता नहीं होगा उस टाइम पर, वो सबसे धरती माँ के पास हम आए अपने माँ के गोद से। ये काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है वैसे। दूसरी है, क्योंकि मैं एक रिच फैमिली में जो गोल्डन जो चम्मच पकड़ के पैदा नहीं हुआ, काफ़ी गरीब फैमिली से हैं, बिल्कुल गरीब। तो उस टाइम पर घर पे तो टीवी भी है, बिजली ही नहीं था, एक वो केरोसिन का वो जो उसमें पढ़ाई करना ये सब। और गांव के जो स्कूल में, तो वहाँ पर मैं और मेरा सिस्टर को भी चैम्पियनशिप मैंने और मेरे सिस्टर ने दिया था उस साल। तब तक स्कूल को कोई चैम्पियनशिप नहीं मिला था, जो शील्ड, रोलिंग शील्ड। तो वो एक पल, वो भी मेमोरेबल है। और आर्मी में जब पास हुआ, सब कुछ हो गया, कमांडो में आया। कमांडो में जिस दिन मैरून कैप पहना, कमांडो जिस दिन बैच लगाया, तब हमें कमांडो बैच लगाते थे। आजकल वो स्पेशल फोर्स बैच बन गया, पहले कमांडो, ये बलिदान और ये पैराचिड़िया, ये सब। ये जो जिस दिन लगाए थे, वो एक दिन था, वो दिन काफ़ी। उसके बाद के जो मेरा दिन था, ये जो व्हील चेयर में बैठना, पुनर्जन्म, कड़वा सच वो है, वो कड़वा दिन है, बट वो दिन। उसके बाद मेरा दिन था मेरे शादी, क्योंकि इसमें बैठ के शादी करना ये सबके बस की बात नहीं, कहते हैं ना, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी जीना सबकी बात नहीं है, बस की बात नहीं है। उसमें भी व्हील चेयर में बैठ के एक फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जीना, वो भी 2007 से अब तक। तो वो जो शादी का जो डिसीजन लिया था, वो एक मेमोरेबल डे था, वो जिस दिन रिंग पहना के। उसके बाद मेरा जो याद का, क्योंकि ये सब मेरा इम्पोर्टेंट डे है। उसके बाद मेरा था मेरे बेटी जन्म। व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है, ये, क्योंकि ये मैं सबको, मैं देखिए कैमरा देख के मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी दुखी होकर जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना है। हर चीज़ हो सकता है, हर चीज़। तो मेरे बेटी का जन्म। उसके बाद रिसेंटली अभी फरवरी में मेरे यूनिट के गोल्डन जुबली था, तो वो अटेंड करने के लिए मैं असम गया था। तो असम में करीब 8-10 दिन था, काफ़ी एंजॉय किया। उस टाइम पर जब शॉर्ट रेंज में जो फायरिंग करते हैं, वहाँ पर ऐसे ही गया, और वहाँ पर मेरे सामने जो साथी वाले मेरे साथी वेपन फायर कर रहे थे, वो वेपन मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम पे था VZ-58, AK-47, AK-56, इंसास, ये सब, बट ये था IWI तेवर। तो देखा, मेरे हाथ में दिया, फायर करोगे मुझसे पूछा, तो खुशी से हाँ बोला, ले लिया, टारगेट को हिट किया। 3 राउंड्स मुझे दिया था, एक हेड शॉट इधर, बाकी 2 इधर। तो मतलब 19 साल के बाद इसमें भी जान है। वो दिन काफ़ी मेमोरेबल डे था। Thank you, sir. Jai Hind, sir. जय हिंद। My name is Rashi Zamre. So my question is, how your family supported you for the recovery of accident? काफ़ी अच्छी से। सैक्रिफाइस नाम का वो जो वर्ड है, वो सब में कूट के भरा हुआ है, ये है। क्योंकि सबसे पहले गांव से 2007 में मेरा शादी हुआ था। तो 2007 में गांव से मेरे पापा मम्मी गांव सब छोड़ के मेरे साथ रह रहे हैं। सबसे पहले उनका सैक्रिफाइस, सोचिए आप कितना बड़ा सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि गांव वाले कभी अपना गांव छोड़ के नहीं आते हैं, क्योंकि उनके गांव वो जो मिट्टी में वो खुशबू है, इसलिए काफ़ी कभी कभी दुखी भी है, बट
खुशी भी है, खुश से रहते हैं। फिर देखिए सेक्रीफाइस मेरा जो वाइफ, उसने तो, क्योंकि आजकल सबको सलमान खान जैसा सिक्स पैक चाहिए है ना, बाइक में आराम से, वो सब कौन इस व्हीलचेयर में बैठा हुआ आदमी से प्यार करेगा, शादी करेगा? तो वो, तो ये सपोर्ट लाइफ में कभी, शादीशुदा इंसान इसलिए बता रहा हूँ, ये लाइफ का वो जो साइकिल रहता है ना, वो कंप्लीट होना है तो शादी होना है, बच्चे होना है, वो कंप्लीट हो जाएगा लाइफ साइकिल। सिंगल रहना, बैचलर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी करके दिखाओ, फैमिली बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिखाओ, वो होता है बड़ी बात। तो ये है, उन्होंने काफ़ी मुझे काफ़ी सपोर्ट, हर दर्द में, सब में। ये देखिए, आप घर पे, आप देखिए, आप बच्चे लोग हैं, आपको पता है, एक छोटा सा सिर दर्द हो गया, आप बुखार आ गया, मम्मी आके आपको खाना खिलाएंगे, या पापा या भैया जो भी है, आपका सिर थोड़ा मसाज करेंगे तो खुश रहते हैं आप। केयरिंग, वो केयर चाहिए फैमिली की वजह से ही, इसलिए वो फैमिली सपोर्ट की वजह से आज ऐसा है। नहीं तो व्हीलचेयर में, जब मैं 2003 में MH खड़की में था, जिस दिन मैं पहले बार व्हीलचेयर में बैठूंगा उस दिन मैं सुसाइड करूँगा, यही मैं सबको, वहाँ पर जो भी स्टाफ था उनको सबको बताया था, क्योंकि मैं नहीं जी सकता हूँ व्हीलचेयर में। 7 मंथ के बाद मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ, 7 मंथ बेड पे ही था। मैं वो पहले बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इंजरी जब 2002 में मुझे हुआ, 14 डेज में कोमा में था श्रीनगर में, और उस टाइम पर कोमा में तो कुछ पता नहीं चलता है। जिस दिन कोमा से उठ गया तो गर्दन हिलाने के लिए देख रहा हूँ, गर्दन नहीं हिल पा रहे, और हाथ हिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हाथ नहीं हिल पा रहे, ना पाँव, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज़ आते रह रहे की जो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर का, और ना इधर उधर ऐसे भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों जगह पे, ये देखिए होल करके ट्रैक्शन लगाते हैं 6 kg ऐसे लटका के, क्योंकि मेरा सर्वाइकल और डोर्सल दोनों फ्रैक्चर है, 6 फ्रैक्चर से मेरा, तो ऐसे लटका के रखते हैं 6 kg वेट, ताकि गर्दन ना हिले, जुड़ने के लिए। और यूरिन के लिए अलग पाइप, उसके लिए देखिए ये इसके लिए ब्लड के लिए, क्योंकि ब्लड के लिए मुझे इधर सेंट्रल लाइन में दिया जाता था, और ये जो इसके लिए ग्लूकोज के लिए, और यहाँ पर वेंटिलेटर के लिए। देखिए सांस भी नहीं ले पाना और बात भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल की वजह से, वेंटिलेटर डालने की वजह से मुंह से सांस बात नहीं आ पाएगा, आवाज़। किसी को बुलाना है तो फिर CPS के तब वो कोई आते थे, सिर्फ उनका गर्दन से ऊपर दिखाई देता है, नीचे नहीं, आके बात करते थे, लेकिन मेरा बात उनको समझ में नहीं आता है। मैं उनको एक्चुअली बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 14 डेज कोमा के बाद मेरे पाँव मुझे है क्या दिखाओ, मेरा हाथ है क्या। तो आखिर एक मैम थे, लेफ्टिनेंट निशात दौलत, उनका नाम मैं आज भी याद करता हूँ, और एक कैप्टन शैला मैम, ऐसे कुछ, वो मुझे, उनको समझ में आ गया, वो मेरे पाँव उठा के मुझे दिखाया, तब मैं खुश हो गया, मेरे पाँव है। हाथ उठा के दिखाया, हाथ है। फिर उनसे धीरे धीरे जो मेरे जो लैंग्वेज जो समझने लगे, जो मुंह से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं सही हो जाएगा, वो मुझे होप देते रहे। 1 महीने श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में ऐसे ही गुजरा। उसके बाद मुझे वहाँ से एयरलिफ्ट किया दिल्ली R&R रिसर्च एंड रेफरल हाईटेक हॉस्पिटल में। 2003 की बात है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के फाइनल मैच भी चल रहा था क्रिकेट, मैं देख नहीं पा रहा था, सिर्फ आवाज़ सुन पा रहा था बगल वाले उनसे। तो न्यूरो सर्जिकल वार्ड में सब ट्यूमर केसेस आते हैं, वहाँ पर आके ट्यूमर ऑपरेशन करते हैं, तुरंत 1-2 दिन ऐसे ऐसे करके फिर चले जाते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठ के यही होप में रहता हूँ, कब सही होगा, कब सही होगा। तो मेरे पापा मेरे साथ थे, और मेरे साथ बंदूक पकड़ने वाला मेरा जो कमांडो खली, वो मेरे देखभाल के लिए आर्मी भेजे थे अटेंडेंस, वो मेरा देखभाल करते थे अच्छी से। तो फैमिली सपोर्ट देखिए कहाँ से आता है। मेरे पापा को हिम्मत में मानना पड़ेगा, क्योंकि बेटे के सामने कभी उन्होंने रोया नहीं, सही में जाके रोते थे। बहुत दुख होता था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग आके बताते थे वो, क्योंकि बेटा होते हुए पापा को रुलाया वो। फिर काफ़ी, एक दिन मैं हंस के ऐसे देखूंगा, दूसरे दिन मैं हंसने के लायक नहीं, वेंटिलेटर में चले जाता हूँ, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट।
2 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ था वहाँ। तो 5 मंथ्स था मैं दिल्ली R&R में, 2 बार कार्डियक अरेस्ट। और सब कुछ मेरा ब्लैडर यहाँ से पूरे SPC किया था, पूरे तोड़ के, बेड सोर पूरे पीछे, कोई मेरे नज़दीक नहीं आते थे, बदबू मारता था। बेड पे ऐसे सड़ के, वही उसके लिए एक वर्ड है जिंदा लाश, ऐसे सड़ के वैसे लेटा रहता था, कोई नहीं आते थे। तो बस मन में ये नहीं पता चलता है रात कब हो गया दिन कब हो गया, ये हालत था। कभी ICU में, कभी ICU से आना, यही मेरा ICU और मेरा जो न्यूरोसर्जिकल वार्ड ससुराल और ये हो गया। 5 महीने वहाँ से, अब मतलब रहने के लायक नहीं है, सड़ गया। लेकिन मैं वार कैजुअलिटी हूँ, मुझे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। आर्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया, मेरे साथ एक बंदे को मेरे हाथ देखभाल के लिए, वो मेरा सब कुछ करता था। वो वहाँ से 5 महीने के बाद मुझे कड़की लाया गया 2003 2 अप्रैल को, गर्मी के टाइम था। और स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर, ये एशिया का माना हुआ स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर है कड़की में, पुणे कड़की। वहाँ मुझे लेके गए, वहाँ पर वार्ड पे, बस उधर भी यही हालत, सीरियस होना, फिर निकलना, सीरियस होना। कुछ दिन के बाद मेरा ये जो ट्रैकियोस्टोमी हटा दिया, फर्स्ट इम्प्रूवमेंट, ये मुझे हटा दिया। फिर नाक से सांस लेना लगा। फिर मेरा बेड सोर पूरे प्लास्टिक सर्जरी किया उसका। Sir, one more question. Who encouraged you for this field? आपको कैसे लगा कि मुझे यही गुड नई करियर करना है? बढ़िया है। मेरे टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी सबको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है ना, ज़्यादातर उसी के पीछे भागते रहते हैं। मतलब पेरेंट्स भी, बच्चे लोग से ज़्यादा पेरेंट्स, बनाओ इसको वही, बनाओ इसको वही। तो हमें तो वो बनाने वाला, क्योंकि फिनेंशियली काफ़ी नीचे, तो इंजीनियर डॉक्टर का सपना तो वो काफ़ी दूर, तो बनना तो वो परमवीर चक्र, वो जो मूवी सीरियल, वो सीरियल मूवी नहीं, महाभारत के बाद संडे के दिन आता था टीवी में, तो वो देख के ये टीवी में देखा है बस। So what message would you like to give to the young blood of India? खाओ पियो ऐश करो, सिंपल वर्ड। कभी दुखी होके सिर पे हाथ रख के बैठना नहीं। वो जो वर्ड है ना, विवेकानंद जी ने कहा था, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। बॉक्सिंग रिंग में भी जब दोनों फाइट करने के बाद जब वो गिरता है, तब खेल खत्म नहीं होता है। खेल खत्म तब होता वो यदि उठने के लायक नहीं है तब। तो उठते रहो, उठते रहो, उठते रहो, फॉर गिव, बिल्कुल मतलब जो छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल लड़ते रहो। यदि हम छोड़ेंगे लाइफ में, हार मान जाएंगे, लाइफ खत्म। हार मानना नहीं है। आज यदि हार मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कल की जीते हो, कल जीत पक्का है। कल नहीं है, परसों है। स्टेप चढ़ते चढ़ते एक दिन तो मंजिल पहुंचना ही है ना। तो हार नहीं मानना, ये यंगस्टर्स को मुझे बोलना है। क्योंकि आजकल को जो यंगस्टर है, एग्जाम में थोड़ा सा मार्क कम आया, या लव ब्रेक हुआ, या पेरेंट्स ने डांटा, चलो फैन की गर्दन। ये सच में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के बच्चे या मेरे फ्रेंड ऐसे हुए हैं, काफ़ी दर्द भरे। मरने वाला मर गया, लेकिन उसके पीछे वो कितना दर्द या कितना घाव छोड़ के जाता है, वो कोई नहीं सोचते हैं। लव ब्रेक हुआ तो क्या हो गया यार, उससे अच्छा मिल जाएगा। आज एग्जाम में कम मार्क मिला तो क्या हो गया, कल उसको क्या आपको तकलीफ है, उससे ज़्यादा पढ़ाई करो, मिल जाएगा। क्योंकि हर एक उंगली सीधा नहीं है, देखो ऊपर नीचे है ना। तो सब इंजीनियर बनेगा तो कैसा होगा, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरीके के बंदा चाहिए। सब आगे पढ़ने से नहीं होता है, सब आप ये फर्स्ट नंबर सब नहीं ले सकते हैं। तो वो मतलब छोटे छोटे इसके लिए हार मान के जिंदगी गर्दन में ऐसे हाथ रख के रोना नहीं है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी आप रोशनी दिखाई देगा। बस बढ़ने को मन चाहिए, ये यंगस्टर को बोलना चाहिए सबको। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी एक डिसेबल, आजकल डिसेबल नहीं है वो वर्ड हटा दिया, डिफरेंटली एबल्ड, वो है वर्ड आजकल। क्योंकि हमारे में भी काबिलियत है, तो किसी को भी देख के ऐसे मुंह फिरा के नहीं जाना है। यदि उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, पक्का करना है रास्ता क्रॉस करने के टाइम पर या कोई भी चीज़ में। क्योंकि कल
ये हादसा किसी के भी लाइफ में आ सकता है, दर्द, तो किसी को भी मदद की ज़रूरत है, करना है। मेरे जो लाइफ में मुझे जो हुआ है एक चीज़, एक बार नहीं 2 बार हुआ है, वो मैं आज ये सच में ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे दोबारा किसी को ये हादसा ऐसे जो फील वो होना नहीं चाहिए। ट्रेन में जब यात्रा किया था, डिफरेंटली एबल्ड जो कोच में गया था लखनऊ, पुणे से झांसी होके, तो उस टाइम पर मुझे ये हुआ था, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड जो कोच है वो सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, उसमें अच्छा खासा इंसान बैठ के हमें सीट नहीं दिया, वो पूरे रात भर मुझे बैठना पड़ा। आप फेसबुक में देखेंगे मेरे वो जो कंप्लेंट है रेलवे मिनिस्टर को भी, वो एक बार। दूसरी बार मुझे उससे भी ज़्यादा दुख हुआ, केरला गया था, मेरे जो टीचर 7th क्लास में जो मुझे पढ़ाते थे उनका देहांत हुआ है, तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी प्यार करता हूँ उनसे। जाते टाइम डिफरेंटली एबल्ड कोच था जो मेरे ट्रेन में, वापस आते टाइम वही ट्रेन है, वो कोच मिसिंग है, तो मैं स्लीपर कोच के दूसरे मतलब एक कंपार्टमेंट में मैं चढ़ा, जिसमें बाथरूम के पास काफ़ी जगह है लगेज के लिए। वहाँ पर कासरागोड मेरा जो नेटिव से मैं बैठा, मैंगलोर पहुँच गया, टीटी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे कोई एक इमरजेंसी सीट अलॉट कीजिए। उसने बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी और को अलॉट कर दिया पैसा लेके, उन्होंने मुझे वो सीट को नहीं दिया। रिक्वेस्ट करते गया, नहीं दिया मुझे। फिर मुझे ट्वीट करना पड़ा रेलवे मिनिस्टर, DRM, RRM सबको, और कई लोगों को, नरेंद्र मोदी जी को भी किया था। हर जगह को जब किया तब मुझे रिप्लाई आया, उडुपी के बाद मुझे रिप्लाई आया तुरंत हो जाएगा, क्योंकि मैं सहन रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात की है, देखिए वो सब देखा नहीं है, टीटी थी कि वैसा है, हाईली लिटरेचर जो केरला से आने वाला ट्रेन है, पूरे पढ़े लिखे रहे बड़े बड़े, वो ट्रेन में बैठ के आ रहे, बाथरूम के पास आ रहे, कोई सिगरेट पीने के लिए, कोई वॉशरूम जा रहे, कोई हाथ धोने के लिए आ रहे, कोई आके जस्ट ऐसा स्माइल पास करके जरा, मैं लगेज रख के उसके ऊपर पाँव रख के व्हील चेयर में ऐसे बैठा, क्योंकि पाँव पूरे स्वेलिंग था और यूरो बैग बांधा है, पेन हो रहा है, मुझे थोड़ी देर लेटना ज़रूरी था, थोड़ी देर। एक ने भी, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, किसने एक ने भी मुझसे नहीं पूछा आप थोड़ी देर के लिए आके सो जाओ, अपना खुद का। टनल के पास आके हाँ वो हल्ला करते हैं, बाथरूम में के पास बैठते हैं, सिगरेट फूकते हैं। 1 घंटे में यदि उनके सीट में लेटूंगा तो उनको क्या मुश्किल हो जाएगा, इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टीटी ने नहीं दिया था सीट। तो वो मुझे इतना, मैं यंगस्टर को, मैं आज हर एडल्ट को भी, सबको मैं यही बता रहा हूँ, ट्रेन में हो या कहीं भी हो, किसी का यदि, उसके लिए अपंग होना ज़रूरी नहीं है, किसी का भी दर्द यदि है, उस दर्द इंसान को थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है। सबको मदद आपस में करते रहोगे तो जीने के लिए मज़ा ही मज़ा है। तो बस यही मुझे बोलना ज़रूरी था। और पेरेंट्स को भी मुझे यही बताना है, हर एक गली में डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, वैसे एक फौजी भी चाहिए, एक पुलिस वाला भी चाहिए, वर्दी वाला एक गली में रहेगा तो गली का भी कुछ रौनक अलग ही है ना। तो हर चीज़ में, घर पे यदि 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, एक को तो कम से कम फौज में दाखिल करो, कितना अच्छा बनेगा अपना भारत। बस यही मुझे बोलना है। भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल धनकवरी परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमें आपकी इस बहादुरी पर अत्यधिक गर्व है। हम शांतिपूर्वक रह पाते हैं क्योंकि आप जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस कार्य के लिए हम आपका जितना भी अभिनंदन करें उतना कम होगा। हम आपको आपकी बहादुरी के लिए शत शत नमन करते हैं एवं आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको हमारा बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।